3 सीटों पे। हमें पूर्ण उम्मीद है कि अब हमारी स्थिर सरकार है। जो संशय पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान, जिसमें 6 उपचुनाव भी थे, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मन में एक शक पैदा किया था और कुछ लोगों को लगता था कि ये 6 सीटें जो है कांग्रेस हार कर बीजेपी के पक्ष में जाएगी, लेकिन उसमें से 4 सीटें जीतकर हमने जो है अब पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में है 38 सीटों के साथ। और अब हमें पूर्ण उम्मीद है कि इन तीनों सीटों पर लोग सत्ता पक्ष का विधायक चुनेंगे, क्योंकि आने वाले 3.5 सालों में लोगों ने सरकार का अपने इलाके के लिए फ़ायदा उठाना है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमीरपुर की बुद्धिमान जनता, जो सबसे पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं इस ज़िले के अंदर, लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, और इसमें जो है सत्ता पक्ष के साथ चलेंगे, कांग्रेस सरकार के साथ चलेंगे और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे और ये सीट हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सर, देहरा में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, किस तरह से देखती है कांग्रेस? देखिए, हर कार्यकर्ता का हक है कि वो अपनी बात हाईकमान के सामने रखे, टिकट की दावेदारी करे, लेकिन अंततः टिकट एक आदमी को मिलता है। आपको याद होगा जब पिछली बार डॉक्टर राजेश को देहरा से टिकट दिया था तो वहाँ से कई क्लेमेंट थे देहरा के टिकट के, और उसमें हमारे NSUI के पूर्व में अध्यक्ष रहे थे, वो भी थे नरदेव कंवर जी, जो कई सालों से हमारी पार्टी के साथ, और मुख्यमंत्री जी जब NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जिला के अध्यक्ष थे। तो ऐसे कई दावेदार थे जो स्थानीय हमारे नेता थे उनमें भी। लेकिन जब टिकट हाईकमान ने डॉक्टर राजेश को दिया था तो सब जो है वो शांत होकर उनके पक्ष में जो था वो काम करने के लिए जुट गए थे, जिस वजह से 18,000 वोट जो थे कांग्रेस को उसमें पड़े। तो यही उम्मीद हर कार्यकर्ता से, हर नेता से की जाती है कि जिसको भी टिकट मिलता है, और ये टिकट जो है मुख्यमंत्री जी की जो धर्मपत्नी को दिया है, ये लोगों की मांग पे दिया था। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता था कि सशक्त उम्मीदवार वहाँ से उतारा जाए, और सबसे सशक्त उम्मीदवार जो जनता जनार्दन की जो आवाज़ निकली उसमें यही था कि जो कमलेश ठाकुर जी हैं, सबसे मजबूत हैं, वही सीट को निकाल सकती है। इसलिए हमको वहाँ से हाईकमान के निर्देश के मुताबिक जो है फिर चुनाव मैदान में उतारा। सर, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर सर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमीरपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमीरपुर की जनता ने एक निर्दलीय विधायक को यहाँ से जिता के भेजा था, और निर्दलीय विधायक को जिताने के पीछे लोगों की मंशा ये थी कि सरकार जिस भी पार्टी की बनेगी, ये उस पार्टी के साथ एसोसिएट होके सत्ता पक्ष का जो फायदा है, सरकार का जो फायदा है, वो हमीरपुर के लोगों को दिलाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। महज 6 महीने बाद जो है यहाँ के जो विधायक निर्दलीय चुने गए थे, वो गलत लोगों के हाथ में फंस गए और गलत राजनीति का शिकार होना शुरू हो गए, और अपने आप भी गलत राजनीति करने लग पड़े, जिस वजह से जो है आज ये सीटें खाली हुई हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था, उसमें एक तो सरकार को गिराने का था, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप था जिसने सारा षड्यंत्र रचा था। इसमें जो जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी विश्वास में नहीं लिया था, और अनुराग ठाकुर जी जो उसमें केंद्रीय मंत्री थे, हमारे सांसद हैं, उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया था। अब ये बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बाहर निकलने लग पड़ी हैं, और अभी परमार जी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस नहीं था, ऑपरेशन नड्डा था, और ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि इसका एक तीर से कई निशाने जो है साधने की कोशिश हुई थी। जहां कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र था, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति थी, उसमें अनुराग ठाकुर को भी कमज़ोर करने की बात जो थी साजिश रची गई थी, क्योंकि 6 विधायक जो थे वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक गुट ने जो है उसको मिलाकर उनको भी कमज़ोर करने का था, और जयराम ठाकुर जी को भी जो है दरकिनार करने की ये साजिश थी। तो एक तीर से कई निशाने साधने के लिए षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये षड्यंत्र विफल हो गया, और जो षड्यंत्रकारी थे वो बेनकाब धीरे धीरे होना शुरू हो गए। और ये जो 3 निर्दलीय विधायक थे, अगर ये समझदारी से काम लेते तो ये सरकार का भी फायदा उठा सकते थे, और इनको लगता अगर कि अब हमने कांग्रेस के साथ नहीं रहना है तो बीजेपी के भी एसोसिएट मेंबर बनकर विपक्ष के ही विधायक के तौर पर अगर काम करना था तो बीजेपी के साथ एसोसिएट होकर कर सकते थे। चुनाव करने की जरूरत नहीं थी, इनको त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं थी, ना ही भाजपा में विधिवत तौर पे शामिल होने की जरूरत थी, क्योंकि उससे जो है वो इनके ऊपर कानून के दायरे में वो आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। लेकिन इन्होंने जो है राजनीतिक तौर पे ये जो है अपनी इमेच्योरिटी दिखाई है,
और ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गए। अब इनकी कोई वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं रही। एजेंसी के ऊपर सर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का क्या सर, टेक्निकल शिक्षा मंत्री का क्या स्टैंड है सर? ये बड़ा दुखदाई है क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हम देखते हैं जो नीट का जेई का जो मतलब एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, वो दिन रात मेहनत करते हैं। साल 2 साल लगातार बच्चे जो हैं वो मतलब 18-18, 20-20 घंटे तक पढ़ते हैं। और ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और नीट का जो एग्ज़ाम है बड़ी हैरानी करने वाला है कि जो बच्चा रिटन में कम नंबर ले रहा है लेकिन ग्रेस मार्क्स की वजह से उसको 100% मार्क्स जो है मिल रहे हैं। ऐसे 67 बच्चे आगे जिनके जो है 100% मार्क्स हैं। तो इससे बड़ा घोटाला और कुछ नहीं हो सकता। इसकी जो है CBI की वैसे जांच होनी चाहिए। हालांकि CBI आज की डेट में डिफंक्ट लगती है, लेकिन किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से या जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि किसी तरीके से इस जो ये घोटाला है, जो स्कैम है, उसको दबाया ना जा सके और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ये दोबारा से एग्ज़ाम हो, इसकी हम मांग करते हैं क्योंकि ये पेपर लीक हुआ है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, विद इन मिनट्स जो है वो पूरे इंडिया में जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कोई पेपर लीक होने के बाद पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये अंदेशा है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कितने फेयरली सिलेक्ट हुए हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और जो मेरिटोरियस